हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का नवा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ब्राइस महोदय का। ब्राइस महोदय ने कहा था राजनीतिक दल जो है वो जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग का कोटेशन है, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा था राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय है। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक दल के बारे में कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत कौन सा है? कानून का सर्वमान्य स्रोत कौन सा है? तो वो है विधानमंडल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कानून का जो सर्वमान्य स्रोत होता है विधानमंडल होता है। कानून के अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे रीति रिवाज हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, न्याय निर्णय हो गया, विद्वान हो गया, कानून हो गया, साम्य हो गया। ये सभी जो है कानून के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य स्रोत माना जाता है विधानमंडल माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म इटली के किस नगर में हुआ था? तो ये फ्लोरेंस में हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 मई 1469 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। और इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही महान कृति मानी जाती है, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस इनकी महान पुस्तक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स ने जो है क्रांति का उल्लेख अवश्य किया था, किंतु उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उस पर वह मौन रहा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लेनिन का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेनिन ने कहा था मार्क्स ने क्रांति का उल्लेख अवश्य किया था, किंतु उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उस पर वह मौन रहा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये भारत की समेकित निधि से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने का शक्ति संसद को दी गई है। और न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से, इसको संचित भी कहते हैं। ठीक है, संचित निधि पर जो है भारित होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए उसके पास निम्न में से किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसे न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 217 में के 2 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी अर्पित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु हो। 65 नहीं, 62 वर्ष की आयु, 35 नहीं, 62 वर्ष की आयु पूरी हो। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु पूरी ना हो, उसके अंदर कोई भी आयु हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में जो है लगातार कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता हो। तो ये सभी उसके क्राइटेरिया होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? तो ये किसने कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने लिखा था कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में उसका सुख है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन करता है? तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल जो है 73वें संविधान संशोधन के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और वित्त आयोग जो है किस विषय पर जो है राज्यपाल उसकी सिफारिश पर गठन करेगा? तो उसमें
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिए होते हैं। ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान किया जा सके। तो ऐसी सभी स्थिति में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट ये जो है केंद्र राज्य से संबंधित थी। ठीक है, पुंछी आयोग का रिपोर्ट जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर नया आयोग गठित करने की जो सूचना दिया था वो 23 सितंबर 2005 को जारी किया, जिसके तहत जो है न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। आयोग ने जो है 19 अप्रैल 2010 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। आयोग ने गठबंधन सरकार के गठन, क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वर्चस्व, राष्ट्रीय दलों के सिमटते प्रभाव को देखते हुए जो है सहकारी संघवाद प्रतिमान की सुदृढ़ता के लिए जो है ये संस्तुतियाँ की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व की ओर देखो। ये नीति जो है वर्ष 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा जो है शुरू की गई थी। और लुक ईस्ट पॉलिसी नीति जो है भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से जो है ये बनाई गई नीति थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय है राज्य सभी धर्मों को सम्मान करेगा कह सकते हैं, और सभी लोगों की विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी, ये भी कह सकते हैं। राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक रोजगार के विषय में ऐसी कोई बात इसमें नहीं कही गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोगों द्वारा राज्य बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों की संपत्ति की रक्षा करना था, यह कथन किसका था? तो ये जॉन लॉक का था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन लॉक कहता है कि लोगों द्वारा राज्य बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों की संपत्ति की रक्षा करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन सही कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिरोध, ये सम्मिलित है कि नहीं? नहीं है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिरोध, ये सही है। ठीक है, तो केवल दूसरा ही जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिबर्टी ऑन द मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक है? तो ये लास्की की है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट लास्की की है, और इस पुस्तक में जो है लास्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अधिक कानून का मतलब है न्याय का कम होना, यह कथन किसका है? तो ये है सिसरो का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिसरो ने कहा था अधिक कानून का मतलब है न्याय का कम होना। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था आपको 1942 में। ठीक है, ए में 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम ये कब आया था? तो 1935 में। बी में 4 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो यह आया था 1946 में। सी में 1 हो जाएगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। तो डी में आपका 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 कोड नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिवादी अराजकतावादी है? तो ये है गार्डविन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गार्डविन और जोसेफ प्रूदो जो था ये व्यक्तिवादी अराजकतावादी माने जाते थे। ठीक है, और इसमें जो ये क्रोपोत्किन था ये साम्यवादी था। ठीक है, साम्यवादी अराजकतावादी था। और गांधी जो थे
ये नैतिक अराजकतावादी थे और रसेल जो था ये मानवतावादी अराजकतावादी था। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो आप लोग जानते होंगे किस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार करके इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। और 1942 ईस्वी में क्रिप्स जो था, ये 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना को ब्रिटेन स्पष्टतया स्वीकार कर लिया और जिसके तहत जो है निर्वाचन संविधान सभा का गठन किया जाना था, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा इसमें बताया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना था? तो ये कहा था पॉल ब्रास ने, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉल ब्रास ने कहा था कि जो भारत का संविधान था आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से या त्रासदी से बना था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है, यह कथन किसका है? तो ये डायसी ने कहा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायसी ने कहा था कि वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो संघात्मक शासन के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, लिखित और सर्वोच्च संविधान। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक शासन के प्रमुख तत्व में आ जाता है लिखित और सर्वोच्च संविधान आ जाता है, नगर न्यायपालिका की सर्वोच्चता आ जाती है, शक्ति विभाजन आ जाती है, जबकि दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और राज्यों का इकाइयों के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व और राज्यों को संघीय संविधान के संशोधन में जो है पर्याप्त महत्व देना जो है संघात्मक व्यवस्था के गौण लक्षण बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये दोनों जो है ये इसके गौण लक्षण माने जाते हैं, गौण लक्षण माने जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, और इसके साथ अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, अर्थात अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन 20 और 21 में जो है जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा में के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये तो नहीं है, स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 3 सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन के परिणामों में का होना जो है आवश्यक ये नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादियों का मत है कि राज्य भी समाज के संघों जैसा एक संघ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुलवादियों का मत था कि राज्य भी जो है समाज के संघों जैसा संघ होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो अधिकार राज्य में समाविष्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। लास्की ने कहा भी था कि जो है राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं उन्हें मान्य करता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था है। तो मूल अधिकारों की व्यवस्था प्रारंभ से ही है। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था जो है प्रारंभ से ही की गई है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। इनमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।
जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण करने के उद्देश्य से जो है संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये किसमें? तो ये प्रथम संविधान संशोधन में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो वो है 263। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो 263 है उसके तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार जो है किसको है? राष्ट्रपति को है। और अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर जो है सलाह देना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूची में से किसमें है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के वितरण संबंधी प्रावधान जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे पूछा है। तो कौन कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी सम्मिलित नहीं था, पंथ निरपेक्ष सम्मिलित नहीं था, अखंडता नहीं सम्मिलित था। ठीक है, भारतीय संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो उस समय प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान के प्रारूप का तीसरा वाचन जो है वो 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। और संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 3 वाचन हुए थे। ठीक है, तो पहला कब हुआ था? तो पहला वाचन जो हुआ था ये 1948 में हुआ था। ठीक है, पहला 1948 में हुआ था और दूसरा भी 1948 में हुआ था। ठीक है, पहला जो हुआ था ये 4 नवंबर से लेकर के जो है 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 को हुआ था। और दूसरा जो हुआ था ये 15 नवंबर से लेकर के जो है आपका 17 अक्टूबर तक हुआ था। और तृतीय वाचन जो है ये 14 नवंबर से लेकर के जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो 3 वाचन हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये बाध्य है अनुच्छेद 74 के तहत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 85 क्या बताता है? अनुच्छेद जो 85 है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। ठीक है, और 86 क्या है? तो 86 जो है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में बताता है। 102 क्या है? तो ये सदस्यों के लिए निहरताएँ आहरताएँ जो होती हैं, ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गढ़पूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता महसूस की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है ये फ्रांस के संविधान से किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत है? तो ये जानते होंगे, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, आज अनेक बहुत सारे देशों में एकात्मक सरकार हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, जापान हो गया, ईरान हो गया। ये सभी जगहों पर जो है आपका एकात्मक सरकार है। ठीक है, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ एकात्मक शासन के रूप में जो है ये केंद्रीय सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं? तो उनके पास वे ही शक्तियाँ होती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती हैं, उनकी निजी कोई संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोइड्स शब्द का अर्थ क्या है? फोइड्स, तो इसका अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति अधिकार है, यह किसका कथन है? तो ये हॉब्स ने कहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉब्स ने कहा था कि व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति जो है वो अधिकार है। और बेंथम ने अधिकार के बारे में कैसी परिभाषा दी थी? उन्होंने कहा था अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। अधिकार जो है राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रीगण विधायिका के सदस्य नहीं होते और न विधायिका की बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन में ऐसी व्यवस्था होती है कि जो मंत्रीगण होते हैं विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और न विधायिका की बैठक में वो भाग लेते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह का उदाहरण है? तो वो है उल्फा। ठीक है, उल्फा क्या है? यूनाइटेड उल्फा ऐसे लिखा जाएगा ना, तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको कहते हैं उल्फा। ये जो है एक चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का उदाहरण माना जाता है। प्रदर्शनकारी समूह वे हैं जो अपनी मांगों के लेकर जो है गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी विरोध एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की कार्रवाई के रूप में जैसे जनसभाएं करना, हड़ताल करना, धरना देना, सत्याग्रह करना, अनशन करना, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है उल्फा मशहूर है इसके लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निदेशक सिद्धांतों का लक्ष्य है? तो निदेशक सिद्धांतों का लक्ष्य है जो है समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का यही लक्ष्य माना जाता है कि समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल के लिखित सलाह को किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया था? तो ये अनिवार्य बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया था। अर्थात देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेंगे जब उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है? तो अनुच्छेद 138 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 138 के तहत जो है संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। ठीक है, और अनुच्छेद 139 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 139 जो है ये उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और 137 जो है 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनराविलोकन का अधिकार इसमें दिया गया है। 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, तो ये चारों जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और चारों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो दोष है वो अपव्यापी और
अव्यवस्थाजनक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके और भी दोष हैं, ये तो पहला हो गया। एक और दोष है सार्वजनिक शिक्षा का तर्क, ये पूछता है सार्वजनिक शिक्षा का तर्क एक इसका दोष है। और एक और है बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि हर संगठन में अल्पतंत्र का लौह नियम चलता है? तो ये मिचेल ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिचेल ने कहा था कि हर संगठन में जो है अल्पतंत्र का लौह नियम चलता है। उनके कहने का मतलब था कि सरकार केवल अल्पमतों का संगठन है जो बहुमत पर शासन के लिए सक्रिय अल्पमत निष्क्रिय अल्पमत पर शासन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिना कर्तव्यों के कोई अधिकार नहीं तथा बिना अधिकारों के कोई कर्तव्य नहीं, यह कथन किसका था? तो ये कथन था कार्ल मार्क्स का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बिना कर्तव्यों की कोई अधिकार नहीं तथा बिना अधिकारों के कोई कर्तव्य नहीं। अधिकार व्यक्ति के विकास की सामाजिक आवश्यकता है तथा कर्तव्य जो है व्यक्ति के सामाजिक होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वेपर का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, कानून आज्ञा से एक उल्टी चीज़ है, किसका कथन है? तो ये है मैकाइवर का। ठीक है, मैकाइवर ने कहा था कानून जो है आज्ञा से एक उल्टी चीज़ है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं बल्कि सरकार बनाने तथा उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो ये है बार्कर का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता के आधार में उपबंध किस अनुसूची में मिलता है? तो ये दल बदल आप लोग जानते होंगे 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर निर्हता संबंधी का विनिश्चयन यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची क्या बताता है? तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किया गया है। 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में जो है नगरपालिका के शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यीकरण का जो है इसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में थी, तो ये भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सी जो है ये सुमेलित नहीं है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, 1989 तक जो है निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को जो है निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम पहली बार जो है 3 सदस्यीय बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। ठीक है, यदि भारत संघ में के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। पहली अनुसूची में है जो है राज्य व संघ श्रेणी का इसमें उल्लेख किया गया है पहले में।
ठीक है, तो पहले में ही संशोधन होगा तभी तो नए राज्य का सृजन होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत जो है भारत के प्रमुख अधिकारी जो होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सभी के वेतन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में इसके अंतर्गत जो है भारत के सभी 28 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य सभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक आप लोग जरूर याद करिएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है। तो इसमें सही कालक्रम हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसको मिला था 1963 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में, उसके बाद सिक्किम 1975 में। ठीक है, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है उसको घोषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा किया गया। और प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था बाद में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, न कि वो वंशानुगत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 के शोषण से संबंधित है बच्चों के। इसके तहत जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। ठीक है, और 23 क्या है, अनुच्छेद 23 में इसमें मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम आदि का जो है प्रतिषेध करता है। और 17 आप लोग जानते होंगे, अस्पृश्यता का अंत। 19 6 मूलभूत स्वतंत्रता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान प्रेम की आज़ादी की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो ये 19 के 1 के ब में। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के ब में नहीं है, अ में है। ठीक है, अ में जो है प्रेस की आज़ादी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये प्रेस है। ठीक है, प्रेस की आज़ादी का। और तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 के आ, इसमें जो है प्रेस की आज़ादी दी गई है। और ब में इसमें जो है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और स में इसमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और द में जो है संचरण की स्वतंत्रता दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था। तो ये 1976 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। और संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन प्रणाली अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 सही है। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है।
यमल सिंधवी समिति 1966, ये गलत है, 66 नहीं था, ये 1986 था, ठीक है। और पीवी के राय समिति 1985। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ये राज्य सरकार द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो 243 के में, ठीक है। अनुच्छेद 243 का जो के है, इसके अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है ये प्रदान करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 का जो ई है, इसमें जो है पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 का जो ये बी है, इसमें जो है राज्य वित्त पंचायतों के गठन व संरचना के बारे में किया गया है। और 243 का जो आई है, इसमें जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का बारे में बताया गया है। तो इन चारों को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, संघ से अभिप्राय है, तो संघ से अभिप्राय है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ शासन शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच होता है वहाँ संघात्मक शासन होता है, और जहाँ शासन शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं वहाँ पे एकात्मक सरकार होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं, तो सुनिश्चितता, व्यापकता, संक्षिप्तता, परंपराएं जरूरी नहीं है, नम्रता एवं कठोरता का मिश्रण माना जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 5, ठीक है। अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व में सुनिश्चितता, व्यापकता, संक्षिप्तता एवं नमनीय एवं कठोरता का मिश्रण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो संविधान प्रायः विकसित होते हैं वह अलिखित भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो संविधान विकसित होते हैं वह अलिखित भी होते हैं, जैसे ब्रिटिश का संविधान, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।